मलाइशिया का बेमिसाल लीडर डॉक्टर महातीर मोहम्मद 1925 में अलौर सेक्टर में पैदा हुआ, जो रियासत कैदा का दारुल खिलाफा था। महातीर मोहम्मद के दादा का ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके कोहाट से था, जिन्होंने मलाइशिया जाकर शादी की। उसके वालिद एक गरीब स्कूल के हेडमास्टर थे। महातीर के वालिद और वालदा दोनों की ये दूसरी शादी थी। प्राइमरी स्कूल में इस बच्चे ने अंग्रेजी जुबान पर तवज्जो देना शुरू कर दी और उसने अंग्रेजी जुबान सीखने में अपने तमाम साथियों को पीछे छोड़ दिया। दूसरी जंग अजीम में मलाया पर जापानियों ने कब्जा कर लिया। स्कूल बंद हो गया तो इस बच्चे ने केले बेचने शुरू कर दिए। वो हर वक्त काम करता रहता था। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उसने सिंगापुर में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। डॉक्टर बनने के बाद वो अपने कस्बे अलौर सेक्टर में वापस चला गया। थोड़े ही अरसे में वो बहुत खुशहाल हो चुका था। उसने एक बड़ा घर खरीद लिया, शादी कर ली। उसके 3 बच्चे थे। गाड़ी चलाने के लिए एक चीनी नियाद ड्राइवर रख लिया। वो अपनी नस्ल में पहला डॉक्टर था और दूसरा इस पूरे इलाके में किसी शख्स ने कभी भी चीनी नियाद ड्राइवर नहीं रखा था। इस लिहाज से वो भी पूरी रियासत में पहला शख्स था। अब वो रियासत में मुतहर्रिक हो चुका था। वजीर आजम तिनकू अब्दुर्रहमान भी इसी रियासत से ताल्लुक रखता था, जहाँ से ये नौजवान गरम खून और अपने ख्यालात की बदौलत वजीर आजम इस शख्स को शदीद नापसंद करता था। महातीर के मुताबिक वजीर आजम को आजाद मलेशिया में बरतानवी फौज नहीं रखनी चाहिए थी। नापसंदीदगी की बदौलत पहले इलेक्शन में वो नौजवान टिकट हासिल न कर सका, लेकिन ये मुद्दत बहुत आर्जी थी। 1964 में महातीर पार्लियामेंट में था। यहाँ उसकी हैसियत एक बैंक बेंचर की थी। इस पार्लियामेंट का सबसे बड़ा चैलेंज सिंगापुर का मुस्तकबिल था। सिंगापुर में इंतहाई कामयाब कारोबारी चीनी नियाद लोग रहते थे। महातीर इस मौजू पर अपनी कौम यानी मलाया के हक में भरपूर आवाज उठाता था। उसको मालूम था कि उसकी कौम तालीम और कारोबारी तौर पर चीनी नियाद लोगों से बहुत पीछे है और कतन उनका मुकाबला नहीं कर सकती। वो लोगों को बता रहा था कि ये दोनों कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती और इनमें फसाद होगा। जल्द ही सिंगापुर को अलहदा कर दिया गया। वजीर आजम इस नौजवान डॉक्टर से तंग आ चुका था। चुनाचे 1969 के इलेक्शन में न सिर्फ वो हार गया बल्कि उसे पार्टी से भी निकाल दिया गया। लेकिन 1969 ही में चीनी नियाद लोगों और मलाया कौम में जबरदस्त खून रेजी हुई और हजारों लोग मारे गए। डॉक्टर महातीर सही वक्त पर लोगों को आने वाले खतरे के मुतालिक आगाह कर रहा था। अब उस डॉक्टर का कोई सियासी मुस्तकबिल न था। इस तन्हाई में उसने अपनी पहली किताब लिखी, जो मलाया कौम के अलमिये के नाम से मशहूर हुई। इस डॉक्टर ने लोगों को बताया कि इसकी कौम को शदीद मेहनत करनी चाहिए। उसने वजीर आजम पर शदीद तनकीद की। किताब पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई और उसकी किताब पर पाबंदी उस वक्त तक जारी रही जब तक कि ये नौजवान मुल्क के आला तरीन मनसब पर ना पहुंच गया। वजीर आजम तिनकू अब्दुर्रहमान को इस्तीफा देना पड़ा। अब महातीर मोहम्मद के सामने सियासत की दुनिया का वसी मैदान था। सबसे पहले उसे वजीर तालीम बनाया गया। उसने हैरत अंगेज फैसले करना शुरू कर दिए। उसने तालीमी दरसगाहों को हर तरह की सियासत से पाक कर दिया। उसने सिर्फ उन तुलबा को वज़ाइफ देना शुरू किए जो सियासत से दूर रहते थे। उसकी कामयाबी के बावजूद अब भी वो वजीर आजम की दौड़ में तीसरे नंबर पर था, मगर मुकद्दर की बदौलत वो 1981 में मलेशिया का वजीर आजम बन गया। उसकी उम्र सिर्फ 56 साल थी, मगर ये उसके मुश्किल तरीन दौर की इब्तदा थी। मलेशिया में मुल्क का सरबराह चंद सलातीन में से एक होता था। ये अपने रियासतों के बादशाह थे और अपनी अपनी बारी पर एक खास मुद्दत के लिए सरबराह मुमलिकत बनते थे। इन सलातीन के इख्तियारात बेपनाह थे। जैसे वो मुल्क में इमरजेंसी लगा सकते थे, किसी भी कानून जो पार्लियामेंट उन्हें भिजवाए को रद्द कर सकते थे और वो कानून की गिरफ्त से बालातर थे। महातीर ने उनके इख्तियारात और ताकत को बतदरीज कम करने की कोशिश की, मगर वो इस पर रजामंद नहीं थे। उनको लोगों की हमदर्दियां भी हासिल थी। महातीर ने सबसे पहले इनसे पार्लियामेंट के किसी भी पास शुदा कानून को रद्द करने का इख्तियार वापस लिया। सुल्तान वक्त ने इस बिल पर भरपूर रद्द अमल का इजहार किया। महातीर वजीर आजम के तौर पर यह मामला सड़कों पर ले आया। हंगामे, जलसे और जुलूस तकरीबन 5 माह जारी रहे और आखिर में सुल्तान को हथियार डालने पड़े। ये चीज मलेशिया में सोची भी नहीं जा सकती थी। महातीर ने मलाया कौम के लिए तालीम और कारोबार के दरवाजे खोल दिए। उनको यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए तरजीह देने का कानून बना दिया। वो जानता था कि मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इक्तसादी तौर पर तरक्की न करे। चुनाचे सरकारी इदारों की निजकारी का अमल इंतहाई बर्क रफ्तारी से तय किया गया। साल में 50 के लगभग सरकारी इदारे निजी शोबे में जाने लगे। इसमें हवाई कंपनियां, टेलीकम्युनिकेशन के इदारे और सर्विसेज सेक्टर पेश थे। मित्सुबिशी कंपनी के साथ हुकूमती शराकत दारी से कारों का एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया गया। प्रोटोन पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। इस्लामी इंतहा पसंदी मलेशिया के चंद हिस्सों में बहुत मुश्किलात पैदा कर रही थी। महातीर ने तालीमी दरसगाहों के जरिए इसे खत्म करने की कोशिश की। तमाम इस्लामी सियासी जमातों को इलेक्शन में भरपूर शिकस्त दी, लेकिन जिन लोगों ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने की थोड़ी सी भी कोशिश की, महातीर ने उनको मुकम्मल ताकत से कुचल कर रख दिया। इब्राहिम लिबा एक इस्लामी लीडर था, उसे कत्ल कर दिया गया और कई अफराद पर मुकदमात चलाकर करार वाकई सजा दी गई। 1990 में महातीर ने अपना इक्तसादी प्रोग्राम विजन 2020 पेश किया। उसने कौम से
وعدہ کیا کہ 2020 تک وہ ملائیشیا کو مکمل ترقی یافتہ ملک بنا دے گا۔ یہ وعدہ اس نے بہت پہلے پورا کر دیا۔ 90 اور اس کے بعد کی دہائیوں میں ترقی کی شرح 7% اور 9% کے درمیان رہی۔ غریب کو اتنی سہولتیں دی گئیں کہ ملک میں غربت تقریباً ختم ہو گئی۔ مہاتیر نے ایک سپر کوریڈور بنائی جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک نیا مسکن تھا، لیکن کئی مسئلے اب بھی سر چڑھ کر بول رہے تھے۔ ملک کے ایک سلطان سکندر نے کچھ اشخاص پر بہت تشدد کروایا، اس کو مکمل استثناء حاصل تھا۔ مہاتیر نے ایک مہم چلائی اور سلاطین کے استثناء کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ ان کے اختیارات پارلیمنٹ کے بل کے توسط سے تقریباً ختم کر دیے۔ 1997 کے اندر ملائیشیا بدترین اقتصادی بحران کا شکار ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ 75% تک گر گئی۔ ملائیشین کرنسی جسے رنگٹ کہا جاتا ہے بے قدری کا شکار ہو گیا۔ اس نے IMF کے نسخہ پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ مہاتیر نے حکومتی ترقیاتی پروگرام جاری رکھا اور اپنے رنگٹ کی قدر میں اضافہ کیا۔ ملائیشیا IMF کی کسی شرط کو مانے بغیر اقتصادی بحران سے باہر نکل آیا، مگر مہاتیر اپنے ملک میں تیزی سے نامقبول ہو رہا تھا۔ اس کا ڈپٹی وزیر اعظم انور اسی کے خلاف نبرد آزما ہو چکا تھا۔ انور کو ہر سیاسی عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ مقدمہ بازی کی ابتدا ہوئی اور انور کو ایک کیس میں کڑی سزا سنا دی گئی۔ بیرونی دنیا سے مہاتیر نے بہت عزت اور برابری کی سطح پر تعلقات قائم کیے۔ امریکہ کے نائب صدر نے ملائیشیا میں 1998 میں مہاتیر کی ترقی پر تنقید کی اور اس کو فلفور ملک سے نکال دیا گیا۔ اپنے ملک کو ترقی کی منزل کی طرف گامزن کر کے مہاتیر نے 90 کی دہائی کے آخر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور وہ سیاست سے مکمل کنارہ کش ہو گئے تھے، لیکن پھر سیاست میں واپسی کی اور 93 سالہ مہاتیر محمد نے 60 سال بعد اپنی ہی پرانی پارٹی کو شکست دے دی۔ لیڈر ہو تو ایسا جس پر لوگ 93 سال کی عمر میں بھی یقین رکھتے ہوں۔ انہوں نے 10 مئی 2018 کو انتخابات میں کامیابی کے بعد یہ عہدہ سنبھالا ہے۔ یاد رہے ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر کے دادا کا تعلق پاکستان سے تھا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجیے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔